हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, एक तरफ आपको लगातार मैराथन क्लास मिल रही है, दूसरी तरफ दोस्तों आपको लगातार सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पेपर में छपने वाले हैं। दोस्तों पेपर एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप इन प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर एक बार वॉच करके जाएं, जिससे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसे होता है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और आप प्रैक्टिस सेट इसके पहले लगाए हैं, प्रीवियस ईयर लगाए हैं, तो खुद ही आपको पता चल गया होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर भी रिपीट होता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का भी दोस्तों 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है, 50 क्वेश्चन पे चले गए सीरीज। आइए देखिए, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यू ऑफ द फार्मूला सेल if auto calculate mode of the excel is disabled। यदि एक्सेल की ऑटो गणना मोड अक्षम है तो आप फार्मूला सेल के मूल्यों को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये फिर से कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है इस बात को ध्यान रखिएगा, फार्मूला सेल मूल्यों को अक्षम है, मतलब कि देखिए, हाउ कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ द फार्मूला सेल ऑटो कैलकुलेटेड मोड। तो ऑटो कैलकुलेटेड मोड की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अपडेट करते हैं, F8 से F9 से, जाहिर सी बात है दोस्तों F9 है शॉर्टकट इसका, ठीक है। F10 F11 नहीं, देखिए अगर हम इसी पे बात करें, ये किसकी बात करता है, ये करता है दोस्तों मैनुअल, ठीक है, मैनुअल मोड, मैनुअल मोड की बात करता है। तो एक्सेल में फार्मूला की गणना नहीं करता, ऐसे में आपको मैनुअली फार्मूला सेल अपडेट करने के लिए आपको दोस्तों F9 का प्रयोग करना पड़ेगा। F9 क्या करता है, सभी शॉर्टकट में सभी फार्मूला सेल्स की गणना करता है। क्या मैंने बोला, सभी, एक लाइन लिख लेना, सभी शॉर्टकट में सभी फार्मूला सेल की गणना करता है, ठीक है। ये लाइन याद रखना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू वांट टू सेट सच दैट व्हेन यू टाइप बैशक एंड ड्रैग द फिल हैंडल एक्सेल शुड प्रोड्यूस जैथा आस्थ एंड शो ऑन। व्हाट विल यू सेट टू इफेक्ट दैट। मतलब आप ऐसे सेट करना चाहते हैं कि जब आप बेसाख टाइप करें और फिल हैंडल को खींचे तो एक्सेल को ज्येष्ठ आषाढ़ आदि का उत्पादन करना चाहिए। इस तरह आप उस पर क्या प्रभाव डालेंगे। दोस्तों देखिए, ये एक तरीके से एक बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको केवल जांचना चाहता है, एक तरीके से कहिए कि रीजनिंग लगा दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कस्टम लिस्ट, ऑटो फिल ऑप्शन, फिल अक्रॉस वर्कशीट, फिल सीरीज। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसको जाहिर सी बात है कस्टम लिस्ट में आएगा ना, ये कस्टम लिस्ट में आएगा। अच्छा, कस्टम लिस्ट क्या करती है इस बारे में आप जाने कि देखो, आपको अपने खुद के सीक्वेंस बनाने की सुविधा देता है। ये क्या करता है दोस्तों, सेल्फ खुद का, ठीक है, सीक्वेंस बनाने की सुविधा देता है। एक बार जब आप इसे बना लेते हैं तो एक्सेल उसी क्रम में डेटा को ऑटो फिल कर सकता है। मतलब क्या करता है, फिर एक बार बनाने के बाद उसी क्रम में ऑटो फिल एक्सेल करता रहता है। अच्छा, कस्टम देखिए, कस्टम लिस्ट में इन्होंने बोला जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब की बात किया, तो चलो आए देख लेते हैं। बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद होता है ना, अश्विन होता है, कार्तिक होता है, मार्गशीर्ष होता है, पौष होता है, माघ होता है, फागुन होता है, चैत्र होता है, इतना होता है। अब आप सिर्फ बैसाख टाइप करें, जैसे मैंने क्या टाइप किया, आपका बैसाख टाइप किया। तो बैसाख जब टाइप करोगा तो फिल हैंडल आएगा, क्या आएगा, फिल हैंडल, ठीक है। फिल हैंडल खींचेंगे तो एक्सेल बाकी नाम खुद भर देगा। कितने नाम है हमारे पास,
12 मंथ है ना, 12 मंथ को ये खुद भी खुद भर देगा। आपको शायद समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, वेयर कैन यू चेंज ऑटोमेटिक आर मैनुअल कैलकुलेशन मोड इन एक्सेल। आप एक्सेल में स्वचालित या मैनुअल गणना मोड को कहां बदल सकते हैं, बताइए। आप एक्सेल में स्वचालित कह रहा, मैनुअल गणना मोड को कैसे करेंगे। डबल कैल इंडिकेटर ऑन स्टेटर बार, तो गो टू टूल में जाएंगे, फिर ऑप्शन में जाएंगे, फिर कैलकुलेशन एंड मार्क द करेस्पॉन्डिंग रेडियो बटन में जाएंगे, कि बोथ में जाएंगे कि नन ऑफ दी एबव में जाएंगे, बताइए कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन बी सही है दोस्तों। गो टू टूल में जाएंगे, ऑप्शन जाएंगे, कैलकुलेशन एंड मार्क द करेस्पॉन्डिंग रेडियो बटन में जाएंगे दोस्तों, और आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सेल 2007 की मैं बात करता हूं, यहां पे किसकी बात किया, एक्सेल 2007 की बात की। 2007 में फार्मूला टैब में गया, फार्मूला टैब में गया, उसके बाद कैलकुलेशन ऑप्शन में गया, किस में गया, कैलकुलेशन ऑप्शन में गया, कैलकुलेशन ऑप्शन में गया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑप्शन के बाद मैंने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक या मैनुअल, ठीक है। ऑटोमेटिक कर सकते हो या तो आप मैनुअल भी कर सकते हो, समझ में आया। तो फिर आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 2001 में अगर 2003 की बात करें तो कैलकुलेशन मोड, ठीक है, कैलकुलेशन मोड ऑटोमेटिक या मैनुअल बदलने के लिए हम इसका फॉलो करते थे, जैसे टूल्स में, ऑप्शन में, कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेशन में जाए और फिर ऑटोमेटिक मैनुअल में जाए। तो ये किसकी बात किया है दोस्तों, ये किया है 2003 की बात, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया, 2007 की बात। तो आप सभी तरीके के क्वेश्चन देखिए, एक बार 2003 पूछा जा सकता है, तो 2007 भी पूछा जा सकता है, 2013 भी पूछा जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाउ कैन यू शो हाइड द ग्रिड लाइन इन एक्सेल वर्कशीट। आप एक्सेल वर्कशीट में ग्रिड लाइन कैसे दिखा या छिपा सकते हैं। गो टू टूल, ऑप्शन, व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव द चेक नेम ग्रिड लाइन। क्लिक द ग्रिड लाइन टूल ऑन फेमस टूल बार, कि ए और बी दोनों, बताइए कौन सा सही है। इसका भी दोस्तों पहला सही है। इस तरीके में कभी भी दो ऑप्शन नहीं होंगे, ये आप ट्रिक जान लीजिए, दो ऑप्शन इसके नहीं होते हैं, एक ही ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, ग्रिड लाइन दिखाने या छिपाने के लिए आप कौन कौन से स्टेप को आप फॉलो करना होगा, मैं वहाँ स्टेप लिख देता हूँ। पहला देखिए, टूल्स में आप चले जाएंगे, टूल्स मेनू में जाएंगे। दूसरा स्टेप में दोस्तों ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। दूसरे में किस में गए, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरा आपका व्यू में जाएंगे और चौथा आपका ग्रिड, आपका किस में जाएंगे, ग्रिड लाइंस में जाएंगे, ठीक है। ग्रिड लाइन के बॉक्स में चेक या अनचेक करने से छिप जाएगा ये चीज, ठीक। आइए 55 क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल स्क्रीन घटक चालू या बंद नहीं किया जा सकता है। फार्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार की नन ऑफ दी एबव। सारे क्वेश्चन दोस्तों अच्छे हैं, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, स्टेटस बार। देखिए, एक्सेल स्क्रीन में फार्मूला बार, इसे चालू या बंद किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है और ऑफ भी किया जा सकता है। और देखिए, जैसे मैंने मेथड, इसका अगर मेथड में बताऊं तो इसका मेथड क्या होगा, फार्मूला बार का मेथड में आप जो है एक्सेल में जाएंगे, उसके बाद व्यू में जाएंगे, व्यू के बाद फार्मूला बार में जाएंगे, फार्मूला बार में जाएंगे। आप चाहे तो आप इनको
करके देखिए आप कंप्यूटर ऑन करके, ठीक है। और चेक एंड अनचेक कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, चेक कर सकते हैं और अनचेक कर सकते हैं, अनचेक, ठीक है, अनचेक कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं। टूल बार में आ जाइए। टूल बार में जैसे है ये वाले ऑप्शन को अब देख लीजिए, टूल बार को, ठीक है। टूल बार में जाएंगे, मैं टूल बार का 2003 वाला बताता हूं, ठीक है, 2003 वाला। तो 2003 में टूल बार को शो और हाइड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों, शो भी किया जा सकता है और हाइड भी किया जा सकता है। इसका मेथड क्या है दोस्तों, इसके मेथड को कैसे, व्यू में जाएंगे, व्यू के बाद टूल बार में जाएंगे, टूल बार में गए, टूल बार के बाद चेक बॉक्स के जरिए चालू या इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। स्टेटस बार को एक्सेल के यूआई से ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता है। किससे मैंने बोला, यूआई से ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता है। समझ में आया, स्टेटस बार बिल्कुल करेक्ट आंसर। इतना ज्यादा है दोस्तों इन सब का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट हैपेंड व्हेन यू प्रेस Ctrl+X आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल इन एक्सेल। जब आप एक्सेल में कुछ कोशिकाओं का चयन करने के बाद Ctrl+X दबाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताइए। द सेल content of selected cell disappear from cell and store in clipboard। selected cell के सेल कंटेंट सेल से अदृश्य होकर क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। द सेल सेलेक्टेड आर मार्क फॉर कटिंग। चयनित सेल कटिंग के लिए चिन्हित होते हैं। द सेलेक्टेड सेल आर डिलीटेड एंड द सेल आर शिफ्टेड लेफ्ट। चयनित सेल डिलीट हो जाते हैं तथा सेल बाईं ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। आगे देखिए डी ऑप्शन, द सेलेक्टेड सेल आर डिलीटेड एंड सेल आर शिफ्टेड। अब चयनित सेल से डिलीट होकर ऊपर की ओर स्थानांतरित। पहले आप समझ तो लीजिए, ठीक है, क्या बोला है। हैपेंस व्हेन यू प्रेस Ctrl+X आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल इन एक्सेल। तो कौन सा सही है बताइए दोस्तों, जाहिर सी बात है। देखिए इसमें क्या लिखा है, द सेल्स सेलेक्टेड आर इन मार्क फॉर कटिंग। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, शॉर्ट, कौन सा उपलब्ध नहीं है बताएंगे आप। शॉर्ट नहीं है दोस्तों, ये बोला है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, तो ऐड तो होता ही है, ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, ये सब हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। आप डेटा में एक कॉलम को पंक्ति में बदलने के लिए कौन सी कमांड चुनेंगे। कट एंड पेस्ट चुनेंगे, एडिट, पेस्ट, स्पेशल, ट्रांसपोज। इस तरीके के ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया कि एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ये आंख मूंद के लगा दिए, एडिट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, ट्रांसपोज करेंगे। किस तरीके करेंगे वो समझिए, इसका स्टेप क्या होता है, स्टेप सब मैं बताता रहूंगा। जिस कॉलम को आप जो है पंक्ति में बदलना चाहते हैं उसे कॉपी, मतलब Ctrl+C करेंगे। पहला क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी करेंगे। दूसरा, जहां उसको पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल को चुने, उस सेल को दूसरे में क्या करना है, जहां पेस्ट करना है उस सेल को क्या करना है, सेल चूज करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करना है, होम टैब में जाना है, होम टैब में जाएंगे। होम टैब के बाद फिर पेस्ट में जाएंगे, ठीक है। पेस्ट के बाद आप फिर किस में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। और चौथे नंबर पे आप दोस्तों
चौथे नंबर पे आप ट्रांसपोज पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? ट्रांसपोज पे जाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोज पे। और 5वें नंबर पे आप ओके दबा देंगे, ठीक है, ओके दबा देंगे। आपका जो है इससे डेटा पंक्ति में बदल जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रैक्टिकल करके देखो। लेकिन अब आपके पास प्रैक्टिकल का इतना समय नहीं बचा है, ठीक है। ये सब पहले जब बताता था तब का टाइम था। आज जो है आप इसी तरीके, मेरी तरीके आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बहुत कठिन अगर किसी में पड़ता है तब आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा घर में। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सभी को रिवाइज करने की सोचिए बस। यहाँ पे देखिए, जितना ज़रूरत है मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ। It is the acceptable to let long text flow into adjacent cell on the worksheet when कब किसी वर्कशीट पर समीपस्थ सेल में लंबे पाठ प्रवाह को देना स्वीकार होगा। डाटा विल बी entered in the adjacent cell. No data will be entered in the adjacent cell. There is no suitable abbreviation for the test. There is no time to format the टेस्ट। बताइए कौन सा इसका सही है? तो दोस्तों, नो डाटा विल बी इंटर्ड इन दी एडजेसेंट सेल, यही दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट यू दैट यू कैन मेक सिलेक्शन। सेल पॉइंटर में से कौन सा आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? डॉक्टर सिंबल करता है, स्मॉल थिन प्लस आइकन करता है, माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप करता है, कि नन ऑफ दिस करता है। पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट, हाँ, यू दैट यू कैन मेक सेक्शन। तो कौन सा इसका सही होगा दोस्तों? या अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये घुमा घुमा के पूछा गया है ना, तो डॉक्टर सिंबल उसको करेगा ना, मतलब कि बिग प्लस करेगा उसको। ये है क्या? देखिए जब आप एक्सेल में सेल के ऊपर माउस कर्सर ले जाते हैं, वह बड़े प्लस चिन्ह में, मतलब बिग प्लस, ठीक है। ये क्या है कि बिग प्लस साइन, बिग प्लस साइन जैसे दिखता है, जैसे अक्सर डॉक्टर सिंबल भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि आप सेल का सिलेक्ट कर सकते हैं। यह कर्सर यह इंगित करता है कि आप किसी सेल या सेल रेंज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस सेक्शन, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे सिलेक्शन कर्सर। ध्यान रखिएगा सारी बातें, सिलेक्शन कर्सर इसे बोलते हैं, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी की इन अ स्टूडेंट टेबल। निम्न में से कौन छात्र तालिका में एक प्राथमिक कुंजी है? ठीक है, कौन छात्र तालिका में एक प्राथमिक कुंजी है? यूआईडी नंबर है कि एडमिशन नंबर है, अकाउंट नंबर है कि पैन है? बताइए कौन सा सही है? तो इसका है दोस्तों एडमिशन नंबर। क्या है? एडमिशन नंबर। मतलब कि हाँ, एडमिशन नंबर ही तो होगा। एडमिशन क्या बोला है कि प्राइमरी की इन द स्टूडेंट टेबल, तो एडमिशन नंबर जो होता है दोस्तों वो इसका जो है, हाँ, प्राइमरी की होगा। देखिए प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को यूनिक तरीके से प्रस्तुत कर दे। मतलब अगर हम स्टूडेंट के उसमें देखते हैं तो हर छात्र के लिए हमारा जो है वो एडमिशन नंबर होगा, वो यूनिक होगा। जब ये यूनिक होगा तो यही तो होगा। और इसमें अच्छा क्या बनता है? यूआईडी नंबर? नहीं 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 नहीं, एडमिशन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a valid SQL कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध SQL कमांड है? देखिए सीन है, काउट है। ये सी आउट किस में होता है? ये C++ में होता है, CPP में। इसी को क्या बोलते हैं? CPP, ठीक है। कि टपल है कि सिलेक्शन है? बताइए। और ये भी देखिए सिन ये भी C++ का है, ठीक। तो ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए ना।
ये तो दोनों डिस्कार्ड हो गए, तो 2 बचे। दो में आपको ये चीज को अब सर्च करना है कि कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए टपल क्या होता है, जब कोई टेबल होता है, टेबल में ये है टेबल आपका, टेबल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉलम है और यहाँ पे ये रो है, तो रो जो है वही तो टपल है, जो रो है वही टपल है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सेलेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया अच्छी तरीके से, आगे चलते हैं। विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बेस्ट फॉर द एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, मतलब कि स्लाइड संक्रमण जोड़ने के लिए कौन सा पावर दृश्य व्यू सबसे अच्छा काम करता है। दोस्तों ये सब जो है 2003 वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है। आज देखिए उसी में क्वेश्चन बन रहे हैं। एनिमेशन है, चार्ट विजेट है, ट्रांजिशन विजेट है कि ऑटो कंटेंट विजेट है, बताइए कौन सा सही हुआ। अरे भाई एनिमेशन में लगाते थे कि नहीं लगाते थे, तो कुछ सोचना है क्या इसमें, लगाइए हटाइए क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट्स है, क्या है, डिजाइन फंक्शन है, क्रिएटर ऑफ डाटा है कि इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस है कि प्रोग्राम ब्लॉक है, बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस ऑफ क्लास है। ऑब्जेक्ट ये हम अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ऊप की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट होता है। क्लास क्या होता है दोस्तों, एक टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट होता है। जब आप उस क्लास में कोई मतलब एंटिटी बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बनाएंगे आप, एंटिटी बनाएंगे, किस में बनाएंगे, इसी क्लास में एंटिटी बनाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आया, इसीलिए ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन एडिट एंड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय, आप एक एम्बेडेड या चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डबल क्लिक द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, देन क्लिकिंग एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। बताइए कौन सा, एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात किया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, डी ऑप्शन पे जा रहा है, ठीक है। देखिए इसने क्या बोला है उसको समझिए। जैसे पावर पॉइंट या वर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस तरीके से हम उसको देखेंगे, तो उसके लिए होता है डबल क्लिकिंग, डबल क्लिक करोगे, DOU, डबल क्लिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर करने से वह एक्टिव हो जाता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक्टिव, ये एक्टिव हो जाता है। आप इसे सीधे अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट मैंने बताया, दूसरा समझिए, ये राइट क्लिक करिए, आप क्या करें, आप राइट क्लिक करें, ठीक है, और एडिट पे जाएं। किस पे जाएं, एडिट पे जाएं। एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट चुनने से आप उसे क्या कर पाएंगे, उसे आप संपादित करने के मोड में ले जा सकते हैं। ठीक, समझ में आया। तो इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन बुलियन अलजेब्रा a.a इज इक्वल टू, इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या, ठीक है। तो a.a, अब आपको पता होना चाहिए कि a होता है। ये सब चीजें बता चुका हूं, ये सब बार बार रिपीट मत करवाइए, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा में मैंने एंड का नियम और का नियम, सभी का नियम बता चुका हूं।
अच्छा, ये लॉ कहलाता क्या है ये बता देता हूं कि इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विच मेनू। स्लाइड सॉर्टर को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है? व्यू से किया जा सकता है, एडिट से किया जा सकता है, फाइल से, इंसर्ट से, किसे किया जा सकता है? तो इसे दोस्तों व्यू से किया जा सकता है। किसे? व्यू से किया जा सकता है। इसे हम व्यू से कर सकते हैं। ठीक, स्लाइड सॉर्टर ध्यान रखिएगा, जिसमें छोटा आप लगा सकते हैं, उससे बड़ा लगा सकते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं ये बता देता हूं। इसमें दोस्तों जैसे नॉर्मल व्यू, ठीक है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड, ठीक है, सॉर्टर, रीडिंग व्यू, ETC। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बूलियन एलजेब्रा द फंक्शन ऑफ एंड ऑपरेशन इज। बूलियन बीजगणित में एंड ऑपरेशन का कार्य है। एंड ऑपरेशन का कार्य क्या है दोस्तों? अरे भाई एस्ट्रिक्ट ना, बूलियन एलजेब्रा की बात किया है, तो इसमें क्या होता है? एंड ऑपरेशन किस तरीके होता है? देखिए, मैंने आपको ये चीज बार बार बताया किस तरीके। इसमें दो क्या होते हैं, इसको ए बी इनपुट लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम ए एस्ट्रिक्ट बी, इसी को बोलते हैं एंड ऑपरेशन। इसको किस तरीके करते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसका क्या होता है? एक भी 0 होगा तो 0 आएगा, जब तक कि दोनों 1 नहीं होगा। दोनों इनपुट हाई होगा तभी इनपुट हाई आएगा। समझ में आया? तो एस्ट्रिक्ट ध्यान रखिए, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हाँ, व्हाट वुड यू चूज टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल। एक पूर्व फॉर्मेटेड शैली बनाने के लिए निम्न में से क्या चुना जा सकता है? फॉर्मेट की, स्लाइड लेआउट की, स्लाइड सॉर्टर व्यू की, नॉन ऑफ दिस। क्या चुना जा सकता है बताइए? तो दोस्तों स्लाइड लेआउट चुना जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन इन बूलियन अलजेब्रा। निम्नलिखित में से लॉजिकल कार्यों में से कौन सा बूलियन बीजगणित में प्लस संकेत द्वारा दर्शाया गया है? प्लस संकेत द्वारा, अभी मैंने बोला प्लस संकेत, या अब देखिए ये तो एस्ट्रिक्ट के द्वारा दर्शाया गया, तो प्लस संकेत क्या होता है? एंड और एक आर होता है ना, तो मतलब इसका पहला ही ऑप्शन तो सही होगा। इसका क्या है दोस्तों? ट्रुथ टेबल। इसको समझ लीजिए, देखिए ए है, ये बी है, और ए प्लस बी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें देखियो दोनों जब इनपुट लो होंगे तभी इसका इनपुट लो होगा। एक भी इनपुट हाई है तो वोल्टेज क्या होगा? हाई आउटपुट आएगा। ये है दोस्तों और गेट आपको। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कलेक्शन ऑफ द वेरियस कंप्यूटर सीम्स अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट देन इट इज कॉल्ड। जब विभिन्न कंप्यूटरों का संग्रह आप अपने ग्राहक के लिए एक स्लाइड कोहेरेंट सिस्टम लगता है तो इसे कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है, कि बोथ ए एंड बी कहा जाता है। कौन सा इसका सही ऑप्शन है? तो इसका दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। देखिए यहाँ का लिखा है, जब विभिन्न कंप्यूटरों का संग्रह अपने ग्राहक के लिए एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम लगता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। वह सिस्टम होता है जिसमें कई कंप्यूटर एक साथ मिलकर एक तरह का काम करते हैं। ठीक है, वे यूजर को एक सिंगल मतलब कोहेरेंट सिस्टम की तरह मतलब उनको पूरा का पूरा सेम लगे। ठीक है, वही होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ। 2 डिवाइस नेटवर्क में हैं अगर अ प्रोसेस इन 1 डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज। एक प्रक्रिया में एक डिवाइस एक्सचेंज कर सकती है। अ प्रोसेस इज रनिंग ऑन
बोथ डिवाइसेस, दोनों डिवाइसेस में एक प्रक्रिया रन कर सकती है, कि PIDs ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम, मतलब विभिन्न डिवाइसों में चलने वाली प्रक्रियाओं का PID एक ही है, कि नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका सही है, तो इसका ए सही है दोस्तों। टू डिवाइसेस आर नेटवर्क, अ प्रोसेस इन द वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज, ठीक है, डेटा का कम्युनिकेशन, मतलब आदान प्रदान, मतलब कम्युनिकेशन ही नेटवर्क का क्या है, नेटवर्क की एक तरीके की पहचान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following computer network is built on the top of another network? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क किसी अन्य नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया गया है? प्रायर नेटवर्क, चिप नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क की ओवरले नेटवर्क। दोस्तों आप क्वेश्चन आपके बिल्कुल सटीकता को दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरले नेटवर्क होगा। ओवरले एक ऐसा नेटवर्क होता है दोस्तों, जैसे कोई एग्जिस्टिंग होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर, मतलब ये क्या है दोस्तों, ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क है और इसी के ऊपर, मतलब इसी के टॉप ना, इसी के टॉप बनाया जाता है। तो यह वर्चुअल नेटवर्क होता है, इसे आप खुद भी बनाते हैं ना। तो अंडरलाइन फिजिकली नेटवर्क, अंडरलाइन फिजिकली नेटवर्क की स्ट्रक्चर को उपयोग करता है, लेकिन उससे अलग लॉजिकल कनेक्शन बनाता है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ओवरले नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स हैं, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेटेड द डाटा, द कंप्यूटर दैट routed the data, the computer that the terminate the data, की all of these। कौन सा सही है इसका? तो इसका दोस्तों सब सही है, ठीक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क नोड, द कंप्यूटर आर ओरिजिनेटेड द डाटा, द कंप्यूटर दैट राउटेड द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, मतलब कि सभी के सभी सही हैं। आगे देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन चैनल इज द शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। संचार चैनल नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा साझा किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में, यूनिकास्ट नेटवर्क में, ठीक है, मल्टीकास्ट नेटवर्क में, कि नन ऑफ दी एबव। कौन सा सही है भाई? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है ना, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है क्या, इसके बारे में भी समझिए। देखिए ये एक तरीके का ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक ही कम्युनिकेशन चैनल, एक ही जो कम्युनिकेशन सभी मशीनों द्वारा साझा किया जाता है। जैसे आप टीवी और रेडियो देखते हैं कि मतलब एक तरीके से इसे प्रसारण होता है और सभी के सभी जितनी डिवाइसेस होती हैं सभी इसमें कनेक्टेड होती हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, डैश is a device that forward packets between the network by the processing the routing information included in the packet। डैश एक उपकरण है जो पैकेट्स में राउटिंग जानकारी को प्रोसेसिंग करके नेटवर्क के बीच पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। वो ब्रिज है, फायरवॉल है, राउटर है, ऑल ऑफ दिस है। क्या है बताइए? तो वो है दोस्तों राउटर, ठीक है। एक उपकरण है जो पैकेट में राउटिंग जानकारी को प्रोसेसिंग करके नेटवर्क के बीच पैकेट को फॉरवर्ड करता है, तो उसे कहते हैं राउटर। राउटर इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड पैकेट बिटवीन द नेटवर्क बाय द प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन द पैकेट। दोस्तों इसके क्वेश्चन में ही आंसर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए राउटिंग, ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। डेटा संरचना या प्रारूप को क्या कहा जाता है? सिंटैक्स कहा जाता है, सिमेंटिक कहा जाता है, स्ट्रक्ट कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डेटा की बात किया है, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी गड़बड़ाना नहीं। इसे कहा जाता है दोस्तों सिंटैक्स। सिंटैक्स है क्या? डेटा या इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेट होता है। डेटा या इंफॉर्मेशन ना, डेटा या इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर का क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मेट होता है। ठीक, समझ में आया। आगे देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार ट्रांसमिशन में शामिल है। ऑटोमेटिक है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है कि सिंपलेक्स मोड। अरे दोस्तों, एक ही तरफ से यार कम्युनिकेशन हो रहा है, कितनी बार बताया है कि ये सिंपलेक्स मोड होता है। सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एक बार मैं डिवीजन कर देता हूँ, आप याद कर लीजिए। सिंपलेक्स मोड में एक तरीके से प्रसारण होता है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, और दूसरी तरफ डिवाइस केवल उसे रिसीव करती है। समझ में आया। तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड लगा है, कंप्यूटर उसको इनपुट देने के लिए होता है, तो सिंपलेक्स मोड ही तो होगा। दूसरा देखिए, ये पहला, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में, अच्छा इसका और एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, टीवी है, रेडियो है, ये सब इसी में आते हैं। और इसमें देखिए, ये है टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, सॉरी, टू वे कम्युनिकेशन क्या है। टू वे कम्युनिकेशन में सॉरी, बस एक मिनट, देखिए टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि स्लॉटिंग होती है। क्या होती है दोस्तों, स्लॉटिंग दी जाती है। जैसे आप पुलिस स्टेशन में जो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर सर के जीप में लगा रहता है, या वो अपने पास खोसे रहते हैं, वो बजता रहता है, ये सुनते रहते हैं। मतलब जब मान लीजिए दूसरे मेन सर्वर से, मेन स्टेशन से उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अब उनको बोलना है, तो वो जब बोलेंगे, जब ये बोलेंगे तो वो लोग सुनेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों वॉकी टाकी। क्या है, वॉकी टाकी है इसका बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर का पेड क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तीसरा दोस्तों, तीसरा भी टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसका एग्जाम्पल बेस्ट है दोस्तों मोबाइल फोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरफ आप बोल रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चा सुन रहा है, और सुनने के साथ साथ वो भी बोलता है, जैसे आप अपने सहपाठी से बात करते हैं। समझ में आया। सभी का एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इनमें आप में ये वाला एग्जाम्पल पूछा जाएगा, क्योंकि ये देखिए, अगर एक कीबोर्ड वगैरह पूछ लिया जाए, माउस वगैरह पूछ लिया जाए, तो वो सब सिंपलेक्स मोड में आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। निम्न में से कौन एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। हाँ, नॉट पूछा है दोस्तों, नहीं है। ठीक है, पीसी है, स्मार्टफोन है, सर्वर्स है, स्विच है। बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों ये डी सही है ना, स्विच नहीं है, स्मार्टफोन है, सर्वर है, और पीसी भी तो होता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझें कि एज डिवाइस है क्या। एज डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो नेटवर्क के एज यानी किनारे पर स्थित होते हैं। समझ में आया। एज का मतलब ही तो होता है ना किनारा। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये डिवाइस डेटा को जनरेट, रिसीव या प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। स्विच एक क्या है, एक ये नेटवर्क इंटरनल डिवाइस है ना। ठीक है, जो नेटवर्क के भीतर डेटा टैरिफ को फॉरवर्ड करता है। ये क्या करता है, डेटा टैरिफ को फॉरवर्ड करता है।
समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन नेटवर्क? किस ट्रांसमिशन मीडिया के एक नेटवर्क में सबसे अधिक ट्रांसमिशन स्पीड है? सबसे अधिक ट्रांसमिशन स्पीड है। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल केबल। तो दोस्तों अभी तक आपको लगातार बताता आया हूं कि ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा किसी में स्पीड नहीं है। आंख मूंद के लगाइए, आगे बढ़िए। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज? सेल पॉइंटर में से कौन इंगित करता है कि आप श्रृंखला भर सकते हैं? डॉक्टर सिंबल, स्मॉल थिन प्लस आइकन, कि माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप, कि नन ऑफ दीज? बताइए कौन सा सही है? तो इसका कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका स्मॉल थिन प्लस आइकन सही है ना, स्मॉल थिन प्लस आइकन। देखिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट प्रोग्राम को जब काम करते हैं, एक सेल के नीचे दाएं कोने पर छोटा सा चौकोर बॉक्स होता है जिसे फिल हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिल हैंडल कहते हैं। जब आप माउस के उस बॉक्स पर ले जाते हैं तो कर्सर छोटे पतले प्लस मतलब इस तरीके के आकार आइकन में बदल जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेट बाई? एक्सेल शीट पर सक्रिय सेल इंगित किया जाता है। अ डॉटेड बॉर्डर, अ डार्क वाइट बॉर्डर, अ ब्लिंकिंग बॉर्डर, की बाई इटैलिक टेक्स्ट? बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है ना, अ डार्क वाइड बॉर्डर। अ डार्क वाइड बॉर्डर एक्सेल शीट में एक्टिव सेल इंडिकेट करता है अ डार्क वाइड बॉर्डर। एक्टिव सेल का तो मतलब जानते ही हैं, मतलब सक्रिय सेल। देखिए सक्रिय सेल में जो होगा तो उसके चारों ओर ऐसे बन जाता है ना, चारों ओर, इसी को दोस्तों कहते हैं एक्टिव सेल। तो इसमें चारों तरफ बॉर्डर लग जाता है। ऑन द एक्सेल शीट में द एक्टिव सेल इज इंडिकेट, तो डार्क वाइड बॉर्डर से ऐसे चारों तरफ उसके सर्कल आ जाते हैं। समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल, सेल से जुड़ी व्याख्यात्मक पाठ किस शब्द का वर्णन करता है? कॉन्टेक्स्ट का, कॉल आउट का, कमेंट का, कि डायलॉग का? बताइए कौन सा जो है तो कमेंट का करता है ना, कमेंट का ही तो करेगा। ठीक, व्याख्यात्मक बोला है कि एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच, तो वो होता है दोस्तों कमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ डॉक्यूमेंट? निम्न में से कौन सा दस्तावेज में सभी सेल का चयन नहीं करेगा? सभी सेल का चयन नहीं करेगा, कौन सा है? यूजिंग द एडिट सेलेक्ट ऑल मेनू, यूजिंग द एडिट सेलेक्ट ऑल, ये तो करेगा दोस्तों, ये तो सही है। नहीं के संदर्भ में आपको देना है। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए ऑन द कीबोर्ड, ये भी सही है। क्लिकिंग 3 टाइम्स विद द राइट माउस बटन द स्प्रेडशीट, ये क्या है? यहीं से यही ऑप्शन तो सही है, ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डाटा कीड इन अ न्यू वर्क बुक इज? एक नई वर्क बुक में नए डेटा के लिए डिफॉल्ट शैली है, कॉमा है कि नॉर्मल है, करेंसी है कि परसेंट है? बताइए कौन सा सही है इसका? तो दोस्तों इसका नॉर्मल व्यू होता है ना, नॉर्मल, डिफॉल्ट स्टाइल नॉर्मल होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना। नेक्स्ट, इफ यू प्रेस द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, यदि आप
यदि आप दबाते हैं तो सेल आपके टाइपिंग को विषय वस्तु के रूप में स्वीकार करता है। टैब की कंट्रोल प्लस इंटर, इंटर ऑल्ट प्लस इंटर, कौन सा सही है, कौन सा इसका सही है, तो इसका है इंटर। सेलेक्ट किससे करता है, जब आप इंटर दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एक्सेल, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल के साथ जड़ा हुआ है। ग्राफिक प्रोग्राम है, प्रोग्राम प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है। बताइए कौन सा सही है इसका, तो इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एक्सेल, तो स्प्रेडशीट है। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अ फार्मूला विथ अ लॉजिकल फंक्शन शोज द वर्ड ट्रू और फॉल्स एज रिजल्ट, निम्न में से किस फंक्शन को तार्किक फंक्शन के साथ एक सूत्र के अलावा एक परिणाम के रूप में सही ट्रू या फॉल्स दिखाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ट्रू या फॉल्स दिखाता है, तो वो आपको बताना है दोस्तों कौन सा सही है इसका। अरे भाई इफ दिखाता है ना ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इफ में ही तो होता है या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, वैलिड जूम परसेंटेज, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक वैध जूम प्रतिशत नहीं है। वैध जूम प्रतिशत तो 500 नहीं होता ना, 400% तक आप जूम कर सकते हैं, याद रखिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मिनिमम कितना होता है, 10%। ठीक है, मिनिमम 10, मिन 10, मैक्स 400। ठीक है, you can check the condition against dash when applying conditional formatting, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते समय आप डैश के खिलाफ स्थिति की जांच कर सकते हैं। सेल वैल्यू, फार्मूला, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, कौन सा सही है बताइए, तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। सेल वैल्यू भी कर सकते हैं, फार्मूला भी कर सकते हैं। यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट सेल वैल्यू और फार्मूला व्हेन अप्लाइंग कंडीशन फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। देखिए यहाँ से एरे से गलत होगा, यूनिक से गलत होगा, ठीक है, अनवैल्यूड से गलत हो गया, बचा क्या, ये ऑप्शन। इस तरीके आप डिस्कार्ड भी क्वेश्चन को आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे वहाँ बैठ के, समझ में आया। यूनिवर्सल, अब देखिए यूनिवैक इज, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और इसको बनाने वाले थोड़ा सा जान लीजिए, जे प्रेस्पर इकर्ड, जे प्रेस्पर इकर्ड, जे प्रेस्पर इकर्ड, ठीक है, जे प्रेस्पर इकर्ड और जॉन मॉचली, और कौन थे, जॉन मॉचली ने कब बनाया था, 1951 में पहली बार उपयोग में लाया गया था, ठीक। नेक्स्ट, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाई अ कंप्यूटर आर, एक कंप्यूटर द्वारा किए गए मूल्य संरचना, अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, स्टोरेज एंड रिलेटेड करता है, ऑल ऑफ दीज करता है। इसमें भी सोचेंगे, नहीं सोचना। हु इज इन्वेंटर ऑफ डिफरेंट इंजन, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया। बहुत बार आपको मैंने बताया है इसको, इसमें भी कुछ सोचना है क्या, नहीं सोचना है, ठीक है। डिफरेंस इंजन, इसी का एडवांस रूप उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है। एनालिटिकल, जिसमें क्या लगा था दोस्तों, गियर एंड सॉफ्ट लगा था, गियर एंड सॉफ्ट लगा था, ये याद है आपको, याद है ना। और कब इसको बनाए थे,
1938 में बनाए थे। इसे कब बनाए थे? इसे बनाए थे 1838 में, इसे बनाए थे 1822 में। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकी डिटेल मैंने थ्योरेटिकल वीडियो में अच्छे से दे रखा था। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। स्विचिंग उपकरणों के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो बताया था पहला पीढ़ी, फर्स्ट में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था, वैक्यूम ट्यूब आया था ना। सेकंड में क्या आया था? सेकंड में आया था असेंबली लैंग्वेज, मतलब ट्रांजिस्टर आया था, ट्रांजिस्टर। ठीक है। थर्ड में क्या आया था? थर्ड में आया था आईसी आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फोर्थ जनरेशन में क्या आया था? म्यू पी आया था, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा सही है? फोर्थ जनरेशन। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप आंधी की तरह उड़ा दीजिएगा। ठीक है। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन है। देखिए यहाँ से ये खत्म हो गया, डिजिटल यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, डिजिटल यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, समझ में आया? इस तरीके आप डिस्कार्ड कर किए। आस्काई कोड क्या है भैया? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII और EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर? ASCII और EBCDIC लोकप्रिय कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है, क्या है बताइए? EBCDIC का पूरा नाम क्या है? इसमें जो है EBCD, एक तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका लिख लीजिए। ठीक है, और इसका देखिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बिट, यहाँ पे क्या है? बिट कोड से एलिमिनेट हो गया। एक्सटेंडेड बिट, एक्सटेंडेड बाइनरी केस से एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो कौन सा सही है? अरे भाई पहला वाला ऑप्शन सही है। कैसे डिस्कार्ड करना है वो भी बता दिया। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। इसमें भी कुछ सोचना नहीं सोचना है, आगे आप बढ़ चलिए। ठीक है, अभी इनके बारे में डिस्कस हो चुका है। इन्होंने ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। यहाँ पे देखिए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन ट्रैक पर इंच एज सरफेस, बिट पर इंच एज ऑफ ट्रैक, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस की ऑल ऑफ दीज। कौन सा सही है दोस्तों? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सब सही है इसमें। ये देखिए इस तरीके आपको बताया हूँ। ये देखिए ये क्या है? ये समय सेक्टर। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका ट्रैक। समझ में आया? ये सब आपको बता चुका हूँ थ्योरेटिकल पार्ट। देखिए द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, दो प्रकार की मेन मेमोरी कौन कौन सी है? प्राइमरी और सेकेंडरी, कि रैंडम एंड सीक्वेंस, कि रोम एंड रैम। तो ये सब भी अच्छे से बताया हो ना। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? रैम एंड रोम होते हैं। तो काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के दो पार्ट बोला, तो ये क्या है? रैम एंड रोम। देखिए यहाँ पे ये मेमोरी है, ये मेमोरी है। मेमोरी के दो पार्ट बताया था, कौन कौन से? एक प्राइमरी मेमोरी बताया था और एक सेकेंडरी मेमोरी बताया था। प्राइमरी मेमोरी के फिर दो पार्ट कौन कौन से बताया था? एक है रैम बताया था और एक रोम बताया था। और इधर इसके भी दो पार्ट बताया था, एक मैग्नेटिक मेमोरी बताया था, मैग्नेटिक मेमोरी, और इधर ऑप्टिकल मेमोरी बताया था, ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में कौन कौन से आते हैं? मैग्नेटिक टेप वगैरह और फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। और इधर ऑप्टिकल में CD, DVD बताया, याद है? रैम में यस रैम, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इधर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम में पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM,
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ में आया? ये सब के बारे में मैं बताया। इसको क्या प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है? ओलाटाइल मेमोरी। इसे बोला जाता है नॉन ओलाटाइल मेमोरी। इसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग मेमोरी, और इसको बोला जाता है स्टोरेज मेमोरी। कौन सा ऑप्शन? अब भी ऑप्शन मुझे लगाना है क्या? अब तो मुझे नहीं लगाना है ना। कौन सा आया? रोम एंड रैम। आज का ये मतलब कि 100 क्वेश्चन। ठीक है। स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू compensate for the different in speed at which of the different unit can handle data is एक स्टोरेज एरिया जिसे डेटा को उस गति के अंतर की भरपाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिस पर विभिन्न इकाइयाँ डेटा को संभाल सकती हैं। मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर, एड्रेस। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो है दोस्तों बफर। ध्यान रखिएगा, बफर क्या है? एक ये टेम्पररी स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज इसे कहेंगे ना। बफर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब दो डिवाइस जैसे सीपीयू और हार्ड डिस्क, ध्यान रखिएगा, जैसे सीपीयू एंड हार्ड डिस्क एचडीडी अलग अलग गति से डेटा प्रोसेस करते हैं। यदि एक तेज मतलब सीपीयू तेज किसी धीमे इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क से डेटा प्राप्त कर रहा है, तो बफर बीच में डेटा को होल्ड करता है ताकि दोनों इकाइयाँ जो है सही से काम कर सकें। समझ में आया? वो होता है बफर। समझ में आया? ये रहा दोस्तों आज के सेशन का क्वेश्चन। ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यदि सब्सक्राइब किए हैं तो और डिवाइसेस से आप सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।